उन्नयन एवं शोध संस्थान द्वारा जिसके संरक्षक हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी, जिनकी एक सामाजिक विचारधारा समाज में संस्कृत भाषा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और समाज में इस संस्कृत भाषा को लोग आसानी से पढ़ना और समझना, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं हमारे प्रोफेसर सर। उनके इस महान विचार से इस संस्था का हेलो, आवाज कट रही? नहीं महोदय, क्लियर आ रही है। आवाज कट रही है जी 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 नहीं, कैमरा कट रहा था, इस वजह से मैंने पूछा। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारी संस्था देवभाषा एवं उन्नयन शोध संस्थान में। हमारी संस्था द्वारा संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए समाज में संस्कृत को सुगम तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी द्वारा इस संस्थान का के इस संस्थान के आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सुदीप जी की ओर से कुछ माइक में प्रॉब्लम है, 1 मिनट का धैर्य रखिए जरा। वो लेफ्ट ही हो गए हैं महोदय। जी जी जी। आप सभी से क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क इशू के कारण मेरा फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। मैं आप सभी का इस शोध संस्थान में स्वागत करता हूं और मैं आनंद जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का वो परिचय कराएं और इस कार्यशाला का शुभारंभ करें। जी धन्यवाद सुरदीप जी। हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों तक? जी महोदय, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर्वप्रथम जैसा आप लोगों को सुरदीप जी ने बताया कि देवभाषा उन्नयन शोध संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत है सबसे प्रथम तो। और ये आज सच में जो है बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जो है इस शोध संस्थान के प्रवर्तक जो हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित सर, उनकी ओर से ये मुहिम चलाई गई कि कुछ व्याकरण से लेकर व्याकरण को लेकर कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें सब लोग जुड़े और जो उन्नयन शोध संस्थान का वास्तव में अर्थ है कि कैसे इसका विकास हो, क्या हो, तो उस परंपरा को आगे चलाया जाए। तो यहाँ पर आज हम जो है सभी लोग इस आभासी पटल पर जो है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु जो ये संस्था है उसकी ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आभासी पटल के द्वारा मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में बैठी डॉक्टर नौलता मैम का परिचय आप लोगों को कराना चाहता हूं। वैसे बहुत से लोग जो इस कार्यशाला से जुड़े हैं उन्हें आदरणीय डॉक्टर नौलता मैम के विषय में पहले से ही जानकारी होगी, किंतु जो नए छात्र छात्राएं एवं अन्य संस्कृत के प्रति जिज्ञासु लोग जुड़े हैं उन्हें मैं संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूं कि डॉक्टर नौलता मैम, जिन्होंने संस्कृत के प्रति अपना सर्वप्रथम सहयोग संस्कृत पाठशाला लखनऊ से प्रारंभ किया, इसके बाद आर्य कन्या महाविद्यालय हरदोई में प्रवक्ता पद पर कार्य किया, 1987 से वीएसएसडी कॉलेज कानपुर में शिक्षण कार्य करते हुए संस्कृत विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुई। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी महोदय, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। अच्छा। संप्रति उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की सामान्य परिषद की मानित सदस्य भी हैं। 45 वर्षों से महोदया ने कविताएं, वार्ता, परिचर्चा आदि लखनऊ आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रसारित होती रही हैं। आपके द्वारा नाट्य लेखन, निर्देशन एवं मंच आदि के कार्य सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। आपके द्वारा
कई अनेक पुस्तकों के प्रकाशन एवं संपादन हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकाशन का एवं संपादन का विवरण इस प्रकार है। प्रत्यूषम, ये आपका कविता संग्रह है। संस्कृत साहित्य जल विज्ञानम, संस्कृत वाङ्मय कृषि विज्ञानम, मेधान्मथः, जयत कौमायुनिया, मानस कोश जो आपका संपादित ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य महिला नाम स्थानम योगदानम च, ये भी आपका संपादित ग्रंथ है। दर्शन तत्व विमर्श, ये भी आपका संपादित ग्रंथ है। स्वस्ति संस्कृत व्याकरण, मेरे रूप अनेक, ये मैं महोदया की कविता संग्रह है। व्यक्त बीज, ये भी कविता संग्रह है। जीवन पाथे, अंतरनाद, गीतामृतम, रेल पथ पर, अनुक्त कथा आदि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अगर मैं वर्णन करूं तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, लेकिन अति संक्षेप में वर्णन करना है तो मैं कुछ प्रमुख चीजें ही बताना चाहता हूं कि महोदया के निर्देशन में, शोध निर्देशन में 12 पीएचडी एवं लगभग 15 लघु शोध हो चुके हैं। अजस्रा महोदय आपकी आवाज कट आनंद जी रही है। आपकी आवाज कट गई। सुसंस्कृतम, संगमणि इत्यादि संस्कृत की अग्रणी। हेलो, अभी आ रही है आपकी आवाज, अभी कट गई थी बीच में। जी जी। तो आज 700 से भी अधिक मौलिक चिंतन परक तथा शोध निबंध भी प्रस्तुत किए गए हैं। और दिल्ली संस्कृत अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी आदि के द्वारा मैम को 30 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पर साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मंचासीन प्रोफेसर आशा रानी पांडे महोदया, जो कि वर्तमान समय में कानपुर के डीजीपीजी महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रही हैं। इसके पूर्व महोदया छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम संयोजिका भी थी। आपके निर्देशन में अनेक शोध छात्र शोधरत हैं। अनेक शोध उपाधि के साथ साथ आपने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। आपके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचनाएं की गई। आपके द्वारा संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक कार्य किए गए एवं भाषा संस्कृत के उत्थान एवं विकास हेतु आप आज भी अनवरत प्रयासरत हैं। तो ये संक्षेप में परिचय रहा। बाकी अगर बताया जाए तो लिस्ट तो छोटी पड़ जाएगी। और साथ ही साथ मैं देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान के में प्रवर्तक प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी का एवं सबसे जो जिसको मास्टर की बोलते हैं डॉक्टर अनुराग जी का, इनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके अथक परिश्रम से, अथक सहयोग से हम लोग इस मंच पर जुड़ पाए। अब कुछ सीख पाएंगे संस्कृत के प्रति। धन्यवाद। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुख्य अतिथि जी का परिचय दिया। और मैं मुख्य अतिथि जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस शोध संस्थान के लिए और इस कार्यशाला की आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोलने की कृपा करें। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी जी मैम, महोदय। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी मैम आ रही है आवाज। देवभाषा उन्नयन शोध संस्थान के प्रवर्तक और मेरे प्रिय शिष्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित, मेरी प्रिय बहन और संस्कृत के लिए निरंतर कार्य करने वाली प्रोफेसर आशा रानी पांडे तथा अन्य उपस्थित बहुत सारे संस्कृत सेवी, और मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ डॉक्टर, कुछ आधा करके लिखा हुआ है, ध्यान नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैं रास्ते में चल रही हूँ, इस समय मार्ग में हूँ, तो बहुत सी दिखाई भी नहीं दे रही बहुत सी चीजें, और बहुत लोगों के चेहरे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी कुछ बात कहूंगी। बीच में अगर नेटवर्क बाबा रुष्ट हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मेरी आवाज बंद हो गई। खैर, संस्कृत के लिए आप सब लोग कार्यरत हैं। संस्कृत माने देव भाषा संस्कृत के उन्नयन के लिए एक बड़े हर्ष की और गौरव की बात है। आशीष कर लो, हम काट
बड़े गौरव की बात है कि देव भाषा उन्नयन के लिए आज के युग में हर ओर सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र लोग कार्य कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से जो जिस प्रकार से कार्य कर सक रहा है उस प्रकार से कार्य कर रहा है। कानपुर में यद्यपि अनेक वर्षों से अनेक अनेक रूपों में देव भाषा उन्नयन के लिए अनेक लोग रत रहे हैं, निरंतर कार्य करते रहे हैं कि और मैं सच कहूं, प्रोफेसर शिव बालक द्विवेदी जी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। उन्होंने एक कार्य किया, कानपुर में एक संगठन का कार्य किया और अब वो उतना सक्रिय नहीं रह गए। डॉक्टर प्रेमा अवस्थी जी थी, उन्होंने बहुत कार्य किया। तो इस समय अब एक बीच में कुछ गैप सा आ गया था, जो गैप अब इस समय फिर भरता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित तथा उनकी पूरी टीम अब संस्कृत के उन्नयन के लिए विशेष रूप से शोध के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य करने की योजना बना चुकी है। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद दूंगी। और इस कार्यशाला के लिए, क्योंकि ये कार्यशाला व्याकरण संबंधी कार्यशाला है और बहुत मतलब अच्छा लगा हमें, क्योंकि व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण तो भाषा का प्राण तत्व है, भाषा का आत्मा है। देववाणी के लिए भी बिना पाणिनीय व्याकरण को समझे भाषा के गर्भ में प्रवेश करना संभव नहीं है। तो इसलिए देववाणी के उन्नयन का प्रथम सोपान व्याकरण ही है, ऐसा मैं भी समझती हूँ और आप सब लोग समझते हैं। और ये भी सच है कि व्याकरण जितना गूढ़ है, जितना व्यापक है, जितना लोग उसे कठिन समझते हैं, वास्तव में उतना कठिन है नहीं। बस आवश्यकता है निरंतर पठन पाठन की। तो निरंतर ये कार्यशालाएं, निरंतर कक्षाएं, निरंतर कुछ पाठ्यक्रम चलते रहें तो निश्चित रूप से व्याकरण के माध्यम से संस्कृत और संस्कृत के भाषा और साहित्य के शोध की उद्भावना सब बनती रहेगी, शोध के मार्ग निरंतर खुलते रहेंगे। आज प्रथम दिन है उद्घाटन का। मैं यह अवश्य आप लोगों से कहूंगी, आपने योजना बनाई ही होगी, आपने जो सूत्र बनाए होंगे उनमें व्याकरण के मुख्य मुख्य बिंदुओं को रखा होगा, क्योंकि जिस व्याकरण के विषय में कहा जाता रहा कि 12 वर्षाणि व्याकरणम अधीते, 12 वर्ष तक केवल व्याकरण पढ़ने के बाद भी वो आप लोगों को आगे एक सूत्र आएगा जिसमें आपको कारक के अंतर्गत आएगा। आपने पढ़ा भी होगा कि द्वितीया कहाँ होगी, तृतीया कहाँ होगी। 12 वर्षाणि व्याकरणम अधीते और 12 वर्षे ही व्याकरणम अधीते। अपवर्गे तृतीया एक सूत्र है और कालाध्वरों और अत्यंत संयोगे, कि जब यदि निरंतरता है, व्याकरण के अध्ययन की निरंतरता है, लेकिन वो 12 वर्ष पढ़ करके भी यदि पूर्ण नहीं हुआ, वह निपुण नहीं हुआ, तो वहां द्वितीया लगेगी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे सूत्र हैं व्याकरण के विषय में, इनको जाने बिना हम संस्कृत भाषा के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा आयोजन है कि सर्वप्रथम आपने अपने, मैं समझती हूँ कि शायद इस शोध संस्थान का, अपने देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान का यह प्रथम यह आयोजन है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो यदि प्रथम नहीं भी हो तो भी यह एक अच्छा प्रयास है और व्याकरण की यह कार्यशाला सफल हो, अधिक से अधिक लोग व्याकरण की इस कार्यशाला का लाभ उठा सके। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसा विषय जिसको 12 वर्ष तक भी केवल और केवल व्याकरण पढ़ के भी नहीं जा सकता, उसको 1 मास की कार्यशाला में पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता, न पढ़ाया जा सकता है और न पढ़ा जा सकता है। परंतु आज की प्रवृत्ति क्या है, शॉर्टकट वाली, एब्रिविएशन वाली, संकेत वाली आज की प्रकृति है, प्रवृत्ति है लोगों की। और वैसे भी
स्थाली पुलाकर न्याय एक है और अन्य बहुत सारे ऐसे न्याय हैं, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनके कारण अधिक वस्तु को हम छोटे में समेट लेना चाहते हैं, अधिक ज्ञान को कम में समेट लेना चाहते हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि अल्प प्रयास के द्वारा अधिक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। तो यह एक महीने में भी जो सप्ताह में केवल 2 दिन कार्यशाला होगी, इस कार्यशाला में व्याकरण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा होगी, उन पर विशेषज्ञ अपनी अपनी बात रखेंगे, आप लोगों की शंकाओं का समाधान करेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। तो अवश्य ही आप लोगों के लिए अच्छा मार्गदर्शन होगा, कार्यशाला सफल हो, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों को साधुवाद देती हूँ कि आप बहुत सारे लोग इस कार्यशाला का लाभ उठाने के लिए जुड़ रहे हैं इससे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने हमारे संस्थान और इस कार्यशाला को आशीर्वाद प्रदान किया और मार्गदर्शन रूप में आपने ये निर्देश भी दिया कि इस तरह की कार्यशालाएं आगे भी निरंतर जारी रखी जाएं। आपके आदेश का पालन होगा मैम। तो अब मैं इसी कड़ी में चाहूंगा कि हमारी विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आशा रानी पांडे जी अब 2 शब्द हमारे संस्थान को आशीर्वाद रूप में और इस कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए प्रदान करें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो हो सकता है आवाज धीमी निकले, फिर भी कुछ कहना जरूर चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं अपनी बड़ी दीदी और मेरी गुरु स्वरूपा नलता जी का, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, जो संस्कृत के प्रचार प्रसार में और उसके उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और दूसरों की भी बहुत सहायता करती हैं, उन्हें सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। इस शोध संस्थान देवभाषा उन्नयन के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम किया, मुझे ज्ञात है कि 1 वर्ष से लगभग वो इस चिंतन में लगे रहे हैं कि किस तरह से सभी बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाए, संस्कृत के प्रति उनके मन में रुचि उत्पन्न हो। ऐसे डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, उनका भी वंदन नमन करती हूँ कि उन्होंने इतने पवित्र भाव से इस परिकल्पना को एक रूप दिया है और कल्पना करती हूँ मैं भी कि उनका यह स्वप्न साकार हो। हम सभी जानते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा 2 चीजों में है, एक संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे 2, संस्कृतश्च संस्कृतिश्च। और आज इन दोनों ही प्रतिष्ठाओं से हमारा युवा वर्ग भाग रहा है, परांगमुख हो रहा है। जैसा कि दीदी ने बताया कि व्याकरण को 12 वर्ष तक पढ़ा जाए तो भी उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। आज के बच्चे हम लोग कक्षा में देखते हैं, जब उनसे व्याकरण पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वो पहले ही हाथ खड़े कर लेते हैं, मैम संस्कृतम पठे पठानी, पठम पठे पठानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी तो फिर भूल जानी। ऐसे बच्चों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि संस्कृत इतनी कठिन नहीं है, अगर उसको हम समझ कर पढ़ें सरलता के साथ। और पूरा विश्वास है मुझे कि इस कार्यशाला में जो लोग आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे, जैसे दीदी हैं, प्रदीप जी हैं, अनुराग जी हैं, उसके सरलतम रूप को अति संक्षेप में, शॉर्टकट की जो पद्धति है उसी को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य इसमें किया जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा है मुझे कि आप सभी लोग इस कार्यशाला के साथ जुड़े रहेंगे। और मैथिली शरण गुप्त के कुछ लाइनें हैं जो मुझे इस समय याद आ रही हैं कि निकला जहां से आधुनिक या भिन्न भाषा तत्व है, रखती न भाषा एक भी, संस्कृत समान महत्व है। पाणिनि सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है,
इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर 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 मौन है। हम सब जानते हैं हम श्रेष्ठ हैं, महान हैं, संस्कृत बहुत अच्छी है, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु फिर भी उसके प्रति हमारे अंदर उपेक्षा भाव है। हम इसको एक उदाहरण के रूप में ऐसे समझा सकते हैं, एक आईएएस लड़का जो किसान का बेटा है, वो बहुत मेहनत से उसको पढ़ा देता है और वो आईएएस बनकर आगे निकल जाता है। वही पुत्र अपने पिता को नहीं पहचानता। उसी तरह से सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा है। उससे निकली हुई भाषाएं भले ही अल्प रूप में आगे बढ़ गई हैं, उसकी संस्कृत की उपेक्षा हो रही है। आवश्यकता है हम सभी संस्कृत अध्येता, संस्कृतानुरागी उसके पुराने गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करें। और ये जो आज की कार्यशाला शुरू हुई है व्याकरण से, तो कहा भी गया है व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण हमारा मुख्य है। जैसे हम भोजन मुख के द्वारा ही करके शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह व्याकरण के अध्ययन से ही भारतीय वाङ्मय जो बहुत महान और विशाल है, उसके गर्भ में प्रवेश करके उसमें वर्णित ज्ञान राशि को हम समझ सकते हैं और दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। इस भावना और कामना के साथ ये कार्यशाला बहुत अच्छी चले, सभी इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त करें और बड़ों का आशीर्वाद भी इस कार्यशाला को प्राप्त करें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और प्रदीप जी के साथ जो उनकी सेना है, जो उनके सहयोगी हैं, हमारे सभी इस कार्य में संलग्न युवाओं को मैं हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने इस कार्य में पूरी तरह से सफल हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। मैम का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अस्वस्थ होने के कारण भी मैम ने अपना अमूल्य समय निकाला और अपने आशीर्वचन दिया हमारी इस कार्यशाला को सफल करने के लिए। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। मैम अस्वस्थ थी बहुत और सर ने आग्रह किया तो मैम ने अपने अस्वस्थ होने के बावजूद भी समय निकाला, उसके लिए मैम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आकृति बहन से कि वो इस कार्यशाला को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण का गायन करें। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मुखे ते ताम्बूलम् नयन युगले कजलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामः त्वां गौरी नगपति किशोरी मविरताम्। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गायन बहन सुकृति के द्वारा और कार्यशाला का प्रारंभ मैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं और प्रारंभ करें आज का अपना आख्यान। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी से। सुरदीप जी मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कीजिए। जी महोदय, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। असल में स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अब कक्षाएं तो लेनी ही थी। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आप अपने इस व्यस्त शेड्यूल से आपने इस अमूल्य समय निकाला और हम लोग का सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन में इस कक्षा का प्रारंभ हो रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि डॉक्टर नवलता जी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आसानी पांडे, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनक डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित, मेरे गुरु जी। मैं डॉक्टर लगा रहा हूँ, वैसे वो है प्रोफेसर लेकिन थोड़ा सा है। इसके बाद जो भी यहाँ लोग आए हुए हैं सभी को सादर प्रणाम, और जो भी सुनने को आए हैं, इतनी देर संयम से आप बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सभी को। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् माया मृगम दयितेप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान राम का मैं ध्यान करते हुए आज ये कार्यशाला में प्रयास करूंगा कि आपको कुछ नया दे पाऊं जो आपने पहले सुना ना हो। हम लोग अभी आज के 100 वर्ष पहले लगभग एक गणितज्ञ हुए भारत में, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन जी। वो इतने विद्वान थे कि जीएच हार्डी एक विदेश में रहते थे गणितज्ञ, उन्होंने उनको लेटर लिखा, चिट्ठी भेजी कि हमारे पास आओ। और उस समय वो शायद एक गणित में P2 का सूत्र होता है वो कैलकुलेट कर रहे थे, और उनसे कहा आप बताइए P24 क्या होता है, जिसको कैलकुलेट करने में लगभग 2 घंटे लग जाते। उन्होंने तुरंत बता दिया, इतने विद्वान थे। और वहां रहते हुए लगभग उन्होंने 3900 प्रमेय दी, जो रॉयल फेलो सोसाइटी जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी थी उन्होंने रख ली, और आज तक हमें 3900 प्रमेय नहीं मिल पाई हैं, भारत में नहीं मिल पाई हैं। और उन्हीं प्रमेय का प्रयोग कर करके आज की डेट में इतने सारे उन लोग जो अभी हाल ही में आप गूगल पे सर्च करिएगा, लगभग 10 वर्ष पहले जो यान बनाए थे उसमें उन थ्योरम्स का प्रयोग किया था। और एक बात आपको अच्छी और बता दें, जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और 4 डिजिट का कोड डालते हैं, ये रामानुजन जी की ही देन है। डॉक्टर रामानुजन जी ने एक रीमान जीटा फंक्शन है, वो रामानुजन जी ने जोड़ा था उनके साथ। रीमान एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक फंक्शन बनाया था, उसी पे बेस पे आज का जो काम करता है, जितने भी अंतरिक्ष में यान छोड़े जा रहे हैं और जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, लगभग सारे सॉफ्टवेयर और सारी चीजें ये रामानुजन जी की देन है। इतने, लेकिन आज इतना विद्वान व्यक्ति, उनसे जब पूछा गया आपको ये थ्योरम क्यों कहां से आती है, तो उन्होंने एक बात कही थी बहुत सुंदर सी। उन्होंने कहा था कि मुझे नामगिरी देवी जी रात में बता देती हैं। 1 मिनट में सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि एक मिनट जरा कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ रही जी। असल में है क्या कि रामानुजन जी ने एक थ्योरम दी थी, वो असल में बाधित हो रहा था, मोबाइल में भी ऑन था। तो जो रीमान जीटा फंक्शन शायद मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं चल रहा था कि जो रामानुजन जी ने थ्योरम्स दी, तो उनसे पूछा गया कि आपको थ्योरम कहाँ से आती है, तो उन्होंने कहा रात में दीवार में कोई आता है लिख जाता है, वो हमारी नामगिरी देवी जी है। और वो सिद्ध नहीं कर पाते थे, वो सीधा सूत्र देते थे, कहते थे ये हार्डी को देते थे, ये हार्डी को ये करिए, तो हार्डी कहते थे यार ये थ्योरम तुम लिख तो लाए, प्रूफ कौन करेगा? कहते रात हमको नामगिरी देवी जी ने बताई है, उनके कुल देवी थी। और वास्तविकता वही थी, वो हवा में लिखा करते थे। वहां के यूनिवर्सिटी के जो उनके साथ पढ़े हुए थे वो बताया करते थे, वो हवा में पेन चलाया करते थे, उनको देवी जी से बताती थी। वो ऐसा महान व्यक्ति, गणितज्ञ, देवी की उपासक था और मानता था। ऐसे ही हमारे बीच में आज के कई वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले कहना चाहिए, महर्षि पाणिनि पैदा हुए। महर्षि पाणिनि जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। हालांकि बाद में कुछ परंपरावादियों ने उन्होंने कहा कि नहीं शिव भक्त नहीं थे, ये है वो है। अरे जब वो स्वीकार कर रहे हैं, उनके अनुवादी आचार्य स्वीकार कर रहे हैं कि हम शिव भक्त हैं, तो क्या मानने में दिक्कत है? खैर, समय भेद के कारण समस्याएं हो जाती हैं। और उनके बारे में शिव भक्त होने का प्रमाण सबसे अच्छा ये मिलता है, एक चीनी जो लेखक थे। असल में पाणिनि जी का समय निर्धारित करना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखा, बाद में उससे पहले भी अपने हिसाब से इतिहास लिखा गया, तो पाणिनि जी का समय जल्दी निर्धारित नहीं हो पाया। अब जब समय निर्धारित नहीं हो पाया तो उनको कैसे जाने क्या हुआ? तो विदेश में एक उस समय जब पाणिनि के बाद में एक विदेशी यात्री आए थे, शुयांग करके नाम था उनका, मैं पूरा लिख दूंगा।
उन्होंने कहा कि पाणिनि के बारे में उन्होंने पूरी एक पुस्तक लिखी, और वो मजे की बात है किसी भाषा में उपलब्ध है नहीं, केवल चीनी भाषा में उपलब्ध है। तो चीनी भाषा में उसमें अगर पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने कहा है कि पाणिनि ने खुद स्वीकार किया था, अपने ग्रामवासी, अपने जो एंसेस्टर्स थे, मतलब बच्चों थे, उनसे बताया था कि मैं शिव भक्त था, और उन्होंने उनको किसी देवी प्रेरणा ने ये आशीर्वाद दिया था। तो इस पे श्लोक भी बाद में मिलते हैं। वार्तिककारों में प्रभाषेंदु शेखर में भी देखिए, वहां पर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि भगवान शंकर के जो भक्त थे पाणिनि जी, तो कहीं ना कहीं से उनका भगवान शंकर से आदि देव शंकर जी ही है। तो ज्यादा समय तो आपका नहीं लेंगे, बस एक छोटी सी बात और कहेंगे, थोड़ा व्याकरण के विषय में हम लोग छोटा सोच देते हैं क्योंकि काफी बच्चे भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, अच्छा लगेगा। अगर अंग्रेजी का हम लोग वो देखें, क्या नाम है, ग्रामर व्याकरण देखें, तो अनंत कमियां हैं। क्या कमियां हैं? अंग्रेजी की प्रॉब्लम एक ये है कि अंग्रेजी के बाद जो शब्द नहीं होते हैं, तो जिस देश में जाती है अंग्रेजी, वहां के शब्द उधार ले लेती है। जैसे भारत में आएगी तो यहाँ का हिंदी का, संस्कृत का पथ शब्द है, पथ को सीधा पाथ करके ले लेगी। अगर अभी तो इंदिरा गांधी सन क्या नाम है 1992 में इंदिरा गांधी शब्द भी शामिल है अंग्रेजी डिक्शनरी में, थेसारस में शामिल है कि इंदिरा गांधी मीन्स आयरन लेडी होता है। तो ऐसे ऐसे शब्द शामिल गए। लाठी चार्ज, लाठी चार्ज सीधा सीधा अंग्रेजी में ले लिया गया, LATHICH चार्ज, सीधा उसको लाठी चार्ज शब्द को सीधा ले लिया है। अब अंग्रेजी की समस्या ये है कि उसके पास अपना कोई व्याकरण नहीं है, ना अंग्रेजी के पास कोई सिद्धांत है। अब उसको शब्दकोश के सहारे चलना पड़ता है। शब्दकोश के सहारे जब अंग्रेजी चल रही है, लेकिन पाणिनि जी बहुत इतर बुद्धिमान थे। अंग्रेजी आज शैशवावस्था में है और हमारी संस्कृत वृद्धावस्था से भी आगे अवस्था में गुजर चुकी है। क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि लाखों शब्द, करोड़ों शब्द हो और उनको छोटी सी जगह में फिट कर दीजिए, क्या संभव है? जैसे अंग्रेजी का इतना बड़ा शब्दकोश ले लीजिए, पूरी थेसारस ले लीजिए, मुझे लग रहा कमरा भर जाएगा। उसको मैं कह दूं केवल एक पुस्तक में कुछ पन्नों में समेट दीजिए, तो अंग्रेजों की हित ऐसी हो जाएगी पूरे विश्व में कि यार ये कैसे हो जाएगा। पर पाणिनि ने वो किया था। उन्होंने जो अपने आसपास देखा था और उन्होंने जो चीजें देखी थी उसका उन्होंने अनुभव किया था। और एक चीज और वहां पर आती है कि उन्होंने कुछ चीजें और देखी थी। जैसे एक उस समय कुछ देश थे, उसमें कई सारी चीजें, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? नहीं जी नहीं। अच्छा अच्छा, जी जी। तो पाणिनि ने अपने ऑब्जर्वेशन में इतना ध्यान रखा था कि एक जगह थी जहां पर कछार होता था, तो कछार के गड्ढे में पानी आता था, तो हर साल वो गड्ढे भर जाते थे, फिर निकल जाते थे, तो हर साल नए कुएं खोदने पड़ते थे। उसके लिए भी पाणिनि ने अलग से सूत्र बनाया। तो पाणिनि की दृष्टि इतनी तीव्र थी, वो वहां पर जो लोग रहते थे, जैसे आज के शब्द में एक प्रवक्ता शब्द चलता है, लोग तैयारी भी करते हैं। प्रवक्ता शब्द भी पाणिनि ने 4 प्रकार के आचार्यों का उल्लेख पाणिनि जी ने किया है अपने सूत्रों में। तो सूत्र के सहायता से पाणिनि जी ने बहुत सारे नक्षत्रों के बारे में कहा है। तो पाणिनि जी के अगर ग्रंथ को देखें तो उस समय की सारी स्थितियां सामने आ जाती हैं। और जॉन कीथ ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी लगती है। और जो लोग कहते हैं हमारा नालंदा जला दिया गया, तस्य जला दिया गया, तो उन्होंने कहा था जॉन कीथ ने, अगर भारत के सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए जाएं तो व्याकरण एक ऐसी चीज है जिससे ग्रंथ जो है पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण में इतनी क्षमता है कि वो ग्रंथों को पुनर्जीवित कर सकती है। क्योंकि मेधा तो आती ही रहेगी, मेधा तो उसको कुछ ना कुछ सृजन करती ही रहेगी, पर व्याकरण जरूरी है। इसलिए हमेशा हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि व्याकरण पढ़ना चाहिए। और मैम ने भी कहा कि 12 वर्ष तक केवल व्याकरण का पाठ करना चाहिए। ये अतिशयोक्त नहीं, ये सत्य है। व्याकरण पढ़ लेंगे तो आपके अंदर स्वयं रचना की क्षमता आ जाएगी। और समय नहीं लेंगे आपका, मैं पीपीटी पे आपको ले चलता हूँ। और विजिबल हो तो आप लोग बताइएगा। ये विजिबल है स्क्रीन? महोदय भी विजुअल नहीं हो रही है। जी आ गया। जी जी आ गया। जी, ये विजिबल है स्क्रीन? जी 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 ये जी गुरुजी। देव भाषा उन्नयन एवं शोध संस्थान है, इसके तत्वाधान में ये कार्यशाला आयोजित हो रही है। प्रथम दिन मुझे जो है विषय संयोजक चुना गया। मुझसे अति विद्वान लोग भी इस कार्यशाला में हैं।
और मुझे अकिंचन को मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चलते हैं भगवान नंदी का, क्योंकि धर्म के रूप माने जाते हैं भगवान नंदी। सदा नंदी नंदी जगत पति धारी सुरपति महाधर्मो रूपः जनमन बिहारी पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुक्त भवानी पाहि माम् मखेऽस्मिन् सांग त्वं महत् पुण्यं दीयताम् महत् पुण्यं दीयताम्। आगे चलते हैं। एक चित्र मुझे बड़ा अच्छा मिल गया था, इसको देख लीजिए। मैंने आपसे बात कही थी ना कि अगर आपको व्याकरण, अपने मन में पहले ये लेके चलिएगा हमको नई व्याकरण बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, नया कुछ बनाना है तो कैसे सृजन करेंगे। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, एक प्रकृति नीचे लिखा हुआ है, देखिए मिट्टी जो पड़ी हुई है, मिट्टी के ढेले हैं, ये प्रकृति है, और ऊपर जो बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं ये विकृति है। अर्थात प्रकृति को में कुछ ऐसा चेंजमेंट किया गया है तो उससे विकृति तैयार हो गई है। ये चेंजमेंट क्या है, इसी को हमारे जो ऐन्द्र व्याकरण जो है वहां से भी एक बात आती है। दो प्रकार का व्याकरण होता है, ऐन्द्र और शैव व्याकरण, और ऐन्द्र व्याकरण में भी प्रकृति प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया है। और हमारे सारे ग्रंथों में भी जो पाणिनि ने सभी ग्रंथों को ऑब्जर्व करने के बाद, सभी लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद ये समझा कि प्रकृति प्रत्यय, इनके पहले जो आचार्य थे उन्होंने मना किया था इस चीज के लिए कि वो सहमत नहीं थे कि प्रकृति प्रत्यय के सिद्धांत को, उन्होंने केवल गपोल कहा था। एक शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया था, वो मैं भी स्लाइड में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो प्रकृति और विकृति, यहाँ पर जो शब्द आता है प्रकृति अर्थात जो हमें दिखाई देती है, जो विकृति है, जो विकृति उसका रूप है। इसके आगे हम चलते हैं। अब प्रकृति विकृति तो आपने देख लिया है। यहाँ सबसे पहले आया है वाक्य। वाक्य एक है, एक मैंने वाक्य लिखा है, देखिए गृहतः कार्यालयम गच्छति। यहाँ पर देखिए वाक्य हम लोग संस्कृत में देखते हैं। देखिए संस्कृत की व्यवस्था कितनी अच्छी, जरा देखिएगा आप। इंग्लिश तो बहुत पीछे है, बिल्कुल शैशवा काल में है, जन्म ही नहीं हुआ उसका, ये बहुत परिष्कृत अवस्था में शुद्ध वैज्ञानिक है। अब देखिएगा इसमें इसके अगर वाक्य लिखा हुआ है, इसके पदों को अलग अलग करें तो गृहतः कार्यालयम गच्छति। अब देखिए इसमें असमस्त पद आ गए, समस्त पद आ गए। अब देखिएगा इसको फिर से अलग और तोड़िए, और कैसे तोड़ा हमने, गृहतः कार्यालय अम और गम गच्छति। अब देखिएगा तह अम और ती ये आ गया। अब तह से जोड़ से गृहता बनाया गया है। अब ये तह कुछ होगा, अभी हम आपको बताते हैं क्या है। आगे कार्यालय है, अम इसमें जोड़ा गया है, ये भी कुछ जोड़ा गया है। गम धातु ये तो मैं बाद में बताता हूँ। फिर ती है, ती उसमें जोड़ा गया है। अब इसमें देख लीजिएगा जो मूल सोर्स है वो निकाल लिया गया है, गृह क्री ली और गम, ये है मूल धातु, इसी को धातु बोलते हैं। यही है प्रकृति। धातु अभी नहीं शब्द लाएंगे हम, यहाँ पर प्रकृति कहेंगे। इसका मतलब इसी जो नीचे ये चार प्रकृतियां आपके सामने हैं, इससे वो जो ऊपर वाक्य दिख रहा है इसका जन्म हुआ है। जो भी बच्चे जुड़े हो वो ध्यान देते रहे, गृह क्रिय ली और गम, इससे पूरे उस वो जो ऊपर वाक्य दिख रहा है इससे जन्म हुआ है। आगे हम चलते हैं। अब देखिएगा पाणिनि की जरा टैलेंट देखिएगा, धातुएं कितनी थी, 2000। वैसे 1930 धातुएं हैं। पुष्पा दीक्षित जी ने जो अपनी पुस्तक में लिखा है उन्होंने 1930 धातुएं स्वीकार की हैं। अब देखिए ये लगभग 2000 मान लीजिए बात के आचार्यों को मिला करके, जो 2000 धातुएं हैं, इन धातुओं से कितने शब्द बनते हैं, 1 लाख शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आगे बताऊंगा। अब अगर 1 लाख शब्द 2000 धातुओं से बना लीजिए तो कोई गणित वाला हो तो अगर यहाँ कॉम्बिनेशन का सूत्र लगाएगा तो लगभग कितने 20 और कितने आगे 3 2 5 7 1 8 लगभग 0 तैयार हो जाएंगे, 2 के आगे इतने सारे शब्द तैयार हो जाएंगे। अभी मैं केवल पाणिनि ने 2 प्रकार के धातुओं का उल्लेख किया है। पहली धातु है उपदेश वाली धातु, जो पाणिनि खुद लिख करके गए हैं, जिन्होंने सूक्ष्मता से संसार का अवलोकन करके ढूंढी। इसके बाद उन्होंने प्रत्यय दे दिए। उन्होंने कहा आप जोड़ जोड़ करके आप धातुएं तैयार करते रहना, मतलब ये जो प्रकृति है इस प्रकृति में आप प्रत्यय जोड़ जोड़ करके धातु तैयार करेंगे, उनको अतिदेश धातु बोलते हैं।
अब देखिएगा आगे मैं बताता हूं, इसका कैलकुलेशन मैं आगे दिखाऊंगा। अब जो जोड़ना है उसकी बात हम कर रहे हैं। जोड़ना क्या है, हमको प्रकृति से विकृति में चेंज करना है। तो जोड़ना क्या है, सप्तविध प्रत्यय, 7 प्रकार के प्रत्यय पाणिनि ने प्रयोग किए हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं? एक है सनादि प्रत्यय, ये 12 होते हैं कुल। विकर्ण प्रत्यय ये 20 होते हैं। कृत प्रत्यय 124 होते हैं। तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। और सुप प्रत्यय 21 होते हैं। स्त्री प्रत्यय 10 होते हैं। तद्धित प्रत्यय 275 होते हैं। कुल 480 प्रत्ययों का प्रयोग भगवान पाणिनि ने अपने ग्रंथ में किया है। ये 7 प्रकार के प्रत्ययों से ही पूरी विकृति तैयार होती है। हमारी पूरी जो व्याकरण की महावटी है वो तैयार होती है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है, 2000 धातुएं हो गई। अब देखिएगा जरा, 2000 धातुएं हो गई, हमारे पास प्रत्यय कितने आ गए? 480। धातु का मतलब हो गया प्रकृति और प्रत्यय का मतलब प्रत्यय जो विकृत कर रहा है उसको। धातु 2000 हो गई, प्रत्यय कितने हो गए? 480 हो गए। तो कितने तैयार हुए? ग्रेटर देन 20, कितने 3 2 5 2 7 1 8 जीरो, 2 के आगे 8 जीरो तैयार हुए। इतनी सारी 2 करोड़ लगभग धातुएं तैयार होनी, शब्द तैयार हुए। और कितने सूत्रों में समेटा पाणिनि ने? मात्र 4000। विचार भेद से अलग अलग है, क्योंकि कुछ लोगों ने निकाल दिए उसमें से, बाद में लगभग 4000 में मोटा मोटा मान के चल रहा हूं। अब आगे चलते हैं कि 4000 सूत्रों में इतने सारे समेट दिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा कि संस्कृत के लिए किसी प्रकार के शब्दकोश की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आपको अंग्रेजी वाली डिक्शनरी से फ्री किया था। टैलेंट देखिए, डिक्शनरी से फ्री किया। डिक्शनरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब हमारे शब्दों का। अगर डॉग माने कुत्ता होता है तो अंग्रेजी में आप आगे जाके देखोगे डाइक माने भी कुत्ता होता है ना। तो आगे चल के उन्होंने जो गड़बड़ी की है हमारे पाणिनि ने नहीं की थी। उन्होंने सूत्र तैयार कर दिया। उन्होंने कहा खुद तुम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी प्रकार के शब्दकोश की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। तो उनकी बुद्धि को समझना चाहिए। व्याकरण दुर्बोध नहीं है, व्याकरण ने आपका मेहनत कम किया है। पाणिनि जी ने आपकी सहायता की है कि संसार में कुछ भी पढ़ने के लिए जो आपको शब्द चाहिए वो मैं आपको केवल 4000 सूत्रों में दे रहा हूं। आप 4000 सूत्र पढ़िए, उसके अंदर आपको पूरी, आप खुद शब्दकोश बनाने के लायक हो जाएंगे। आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए आगे, 3 प्रकार की प्रकृति। प्रकृति जो है वो 3 प्रकार से व्यवहार करती है। ये मैंने बनाया है। पहला है धातु, दूसरा है प्रातिपदिक, तीसरा है सुबंत। ये प्रकृति है। ये भूरे रंग की आपको दिखाई दे रही है। मैं अगर सुनाई दे रहा हूं तो कृपया कोई माइक ऑन करके हाँ करें। जी महोदय, आप बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से सुना जा रहा है। जी। 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। पहली प्रकृति कौन सी है? धातु, दूसरी है प्रातिपदिक, तीसरी है सुबंत। ये प्रकृति है, मतलब ये कच्चा माल आपको मिल गया है। अब आपको प्रत्यय जोड़ जोड़ करके इनसे क्या करना है? शब्द तैयार करने हैं, है ना। शब्द समूह तैयार करना, शब्द रास तैयार करनी है। अब देखिएगा, सबसे पहले धातु पे आते हैं। धातु विधीयमान प्रत्यय, धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय। धातु से कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं? कुछ सनादि प्रत्यय जुड़ते हैं, विकर्ण प्रत्यय जुड़ते हैं, तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं और कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। ये धातु से जुड़ते हैं। लेकिन जब धातु से कृत प्रत्यय जुड़ जाता है तो प्रातिपदिक बनता है। अब प्रातिपदिक क्या होते हैं? देखिए, पुष्पा दीक्षित जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि इस संसार में 2 प्रकार के केवल शब्द होते हैं। एक होते हैं क्रिया को बतलाने वाले, एक क्रिया को ना बतलाने वाले। क्रिया को जो बतलाने वाले शब्द हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं, प्रकृति होते हैं। और जो क्रिया को न बतलाने वाले शब्द होते हैं वो प्रातिपदिक होते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा उन्होंने दी है। और बाकी पाणिनि जी की जो परिभाषा है अर्थवत वाली, वो भी आप लोग जानते हैं। मैं जो आप नहीं जानते प्रयास वो कर रहा हूँ वो आपको बताऊं। और इसमें धातु से जो जुड़ने वाले थे, प्रातिपदिक में ऋणी चौके सनादि प्रत्यय से कुछ जुड़ेंगे, ये सुप प्रत्यय है, और स्थिर प्रत्यय से जुड़ेंगे। इसका मैं आगे डायग्राम पूरा बना दूंगा, आपको एक डायग्राम में समझ में आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, जब प्रातिपदिकों को से सुप जुड़ेगा तो क्या बनेंगे? सुबंत बनेंगे। जब और हमेशा ध्यान रखिएगा, सुप प्रत्यय सदैव प्रातिपदिकों से जुड़ता है। जब इससे जुड़ जाएगा तो इसमें सुबंत में कौन कौन से जुड़ेंगे? कुछ सनादि प्रत्यय जुड़ेंगे और तद्धित जुड़ेंगे। कितना सरल, देखिए व्याकरण का कितना सरल सिद्धांत है। आपको प्रकृति अलग छांट के दे दी उसने, और विकृति जो प्रत्यय थे वो अलग छांट के दे दिए। प्रकृति में प्रत्यय जोड़ते जाइए, शब्द बनाते जाइए। अब देखिएगा आगे,
अब देखिए मैंने छाट के इसको अलग कर दिया है। यस्मात् प्रत्यय क्रियते सा प्रकृति, जिससे प्रत्यय जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। 3 प्रकार की प्रकृति होती है, धातु, प्रातिपदिक और सुबंत। धातु क्या होती है? धातु 2 प्रकार की होती है, मैंने बताया आपको। धातु जो मूल किसी चीज का स्रोत होता है उसको धातु बोलते हैं। इसके बाद धातु में 2 प्रकार की, एक पाणिनि जी ने दे दी थी, दूसरी आप स्वयं बना सकते हैं। पाणिनि जी ने कौन सी दी थी? उनको उपदेश वाली धातु बोलते हैं। जो हमारे ऋषियों ने उपदेश दी है उसको क्या बोलते हैं? उपदेश धातु बोलते हैं। और दूसरी धातुएं जो होती हैं वो आदेश धातु होती हैं। इसके बाद प्रातिपदिक आते हैं। प्रातिपदिक शब्द कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, सुबंत प्रत्यय होते हैं। इसके बारे में पूरा हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे कक्षाओं में। और देखिए इसी कक्षा में हो जाएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा मैं जी। ये वाक्य है, बालकः यानेन शालां गच्छति। देखिए बालकः यानेन शालां गच्छति, ये सारे पद हैं, सबको अलग अलग कर लिया गया है। अब देखिएगा जो सुप्त तिङन्तं पदम एक सूत्र है उसके हिसाब से बालकः यानेन शालां, देखिए ये दोनों क्या, ये तीनों क्या है? सुबंत है। और जो गच्छति है ये तिङन्त प्रत्यय है। इसके बाद इनसे जुड़ करके धातु बनेंगी। आगे हम चलते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ ये सबसे मेन था, मुझे जो बताना था आपको। अब आप एक धातु ले लीजिए, देखिएगा पाणिनि जी का जरा विद्वता देखिएगा आप। एक धातु आपने पकड़ ली कि हमें एक धातु पाणिनि जी की कोई ले लीजिए, चलिए क्री धातु ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक धातु आपने ले लीजिए, एक धातु से आप कितनी धातुएं बना सकते हैं? देखिए सन जोड़ दीजिए, ऋच जोड़ दीजिए, सन प्लस ऋच जोड़ दीजिए, ऋच प्लस सन जोड़ दीजिए, इससे 5 धातुएं तैयार हो जाएंगी रेडीमेड। एक धातु से 5 धातुएं तैयार हो गई। अब इन 5 धातुओं से लकारें जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे? 10 9 90, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 90, ये हो गए 450। अब देखिएगा ये जो 5 धातुएं थी इनसे 12 कृत प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या तैयार हो जाएंगे? प्रातिपदिक तैयार हो जाएंगे 60। इसके बाद उन 60 से अगर 21 सुब का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1260 शब्द वो तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसको इकट्ठा करते हुए अगर आप लाएंगे तो कितने आते हैं? एक धातु से आपने कितनी धातुएं बना ली? 1,04,920। संसार में गो अगर अंग्रेजी में है तो एक गो से आप कितने शब्द, कितने दूसरे वर्ब बना सकते हो? नहीं बना सकते आप। लेकिन यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, एक धातु से हम लोग 1,04,920 धातुएं तैयार कर सकते हैं। नहीं, पाणिनि जी ने हमको मुक्त कर दिया बनाने के लिए केवल 4000 सूत्रों से। आज के समय में इतनी बड़ा इंटेलेक्चुअल कौन हो सकता है? आगे देखिएगा, ये मैंने बनाया है इसीलिए, इसमें थोड़ा सा प्रत्ययों का जो थोड़ा सा पहले जानते होंगे उनको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे नीचे देखिए ये इधर बाईं तरफ लिखा हुआ है, सुरदीप जी ये आपको विजिबल है ठीक से? स्पष्ट दिख रही जी महोदय, स्पष्ट। जी ठीक है। अब देख लीजिएगा ये धातु है, धातु क्री धातु मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने यहाँ ले ली है। अब क्री धातु से आप सनादि प्रत्यय जोड़ लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सनादि प्रत्यय धातु बनाते हैं। अब देखिएगा धातुओं में सनादि प्रत्यय जोड़ करके आपने नई धातुएं तैयार कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा इसी से अगर तिंग प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? तिगंतम तैयार हो जाएगा। ये पद है करोति, से करो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा आगे चलते हैं, ऊपर जरा तीर देखिए लाल कलर वाला, धातु से अगर आप कृत प्रत्यय जोड़ दीजिए तो कर्तृ तैयार होगा। ये क्या है? प्रातिपदिक है। अब इस प्रातिपदिक से देखिएगा आप अगर स्त्री प्रत्यय जोड़ दीजिए तो फिर से आपको प्रातिपदिक मिल जाएगा। इससे अगर सुप प्रत्यय जोड़ लीजिए तो आपको सुबंत मिल जाएगा। अगर इसी प्रातिपदिक से सनादि प्रत्यय जोड़ दीजिए तो दोबारा आपको आतिदेश धातु मिल जाएगी। देखिए कितना वैज्ञानिक जो है व्याकरण की वो है। व्याकरण कठिन नहीं है, बस व्याकरण को एक उससे देखने की जरूरत है। सारे प्रत्यय देख लीजिए इसमें आ गए। अगर आपके दिमाग में चार्ट है तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें मैंने अभी और काम किया है, मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ आपको। अभी ये भी बनी है, ये मैंने एक साथ जोड़ दिया है पूरा, ये जोड़ा है। ये देख लीजिएगा, आप चाहे तो उसी धातु से चल करके और सारे प्रत्ययों से टहल करके पुनः अपनी धातु में वापस आ सकते हैं। देख रहे हैं व्याकरण का इतना बड़ा जो है आश्चर्य और व्याकरण का इतना बड़ा साइक्लिक क्रम। और इसमें देख लीजिएगा कहाँ सनादि प्रत्यय जोड़े गए, कहाँ स्त्री जोड़े गए, कहाँ प्रातिपदिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो अपना देखते रहिएगा इसको। मैं आगे चल रहा हूँ इसमें। हाँ
अब देखिए पाणिनि जी की पुस्तक पे आते हैं, क्या नाम है उसका, सबको पता होगा, अष्टाध्यायी पुस्तक है। लेकिन अष्टाध्यायी जब उन्होंने 8 अध्याय में जोड़ा होगा, दिमाग तो कुछ लगाया ही होगा कि 8 अध्याय में क्यों इसको बनाए हम। तो सबसे ऊपर जो ब्लू वाला सर्कल है, इसमें देखिए वाक्यम लिखा हुआ है। वाक्य मैंने बताया था, रामा विद्यालय में वगैरह जो बताया था मैंने आपको, वो वाक्य हो गया। वाक्य के अंदर के पद हो गए, सबसे पहले जो मैंने बताया था, पद के अंदर क्या हो गए, धातु, प्रातिपदिक और सुबंत हो गए। ये क्या है, प्रकृति है जो बॉक्स में लिखी हुई है। इसके बगल में क्या लिखी हुई है, ये सारी विकृति प्रत्यय लिखे हुए हैं। तो प्रकृति ये लिखा हुआ है, विकृति ये लिखी हुई है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो उससे पद तैयार हो जाएंगे, पद से वाक्य तैयार हो जाता है ना। अब देखिए पाणिनि जी ने दिमाग लगाया, पाणिनि जी ने क्या कहा, ऐसा करो किसी को कंफ्यूज मत करो, दीर्घ से लघु की ओर चलो। जैसे मैंने आपको एक क्रम में समझाया है, दीर्घ से लघु की ओर। अब आप देखिएगा वही पाणिनि जी ने किया। अष्टाध्यायी की संरचना क्रम जरा देखिए, 8वां अध्याय देखिए अष्टाध्यायी के, पहला अध्याय देख लीजिए। पहला अध्याय में पाणिनि जी ने क्या डाला है, वाक्य डाले हैं, है ना। पाणिनि जी ने क्या डाला, पहले वाले में वाक्य डाले हैं। दूसरे अध्याय में पाणिनि जी ने क्या डाला है, पद डाला है। तीसरे अध्याय में क्या डाला, देखिए तीनों प्रकृतियां आ गई, देखिए धातु, प्रातिपदिक और सुबंत, है ना। धातुएं कौन सी आ गई, तीसरे अध्याय में डाल दी है। उसके बाद प्रातिपदिक कहाँ डाल दिए हैं, चौथे, सुबंत जो है उसमें चौथे में डाल दिए हैं। इसके बाद सुबंत के कुछ प्रकरण उसमें शामिल है, सुबंत फिर 5वें में डाल दिया आकर के। इसके बाद पराशर निकर्षा संहिता क्या होगा, मतलब क्या नाम है, जब पास पास जो पद आएंगे तो उनमें जब आएंगे तो उनमें दोष लगेगा वर्णों में। जब वर्णों में दोष पैदा होगा तो तुरंत उन्होंने कहा कि जब दोष पैदा होने लगेगा तो एक लेसन की और आवश्यकता है। कहते हैं कौन सा, कहते हैं संधि। तुरंत 6ठा अध्याय उन्होंने संधि का जोड़ दिया जो अंग कार्य का है। इसके बाद क्या है, अगला भी उसमें कंटिन्यू रखा अंग कार्य में। इसके बाद पुनः उसमें संधि का एक आगे वर्णन किया है। इस प्रकार से कितने बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से पाणिनि जी ने जो है अष्टाध्यायी के संरचना क्रम बनाया। बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। कोई भी अष्टाध्यायी पे जो बेस्ड ग्रंथ है, चाहे वो लघु सिद्धांत कौमुदी हो, मैं आगे ग्रंथों का नाम लूंगा, कोई भी कंप्लीटनेस नहीं है किसी में। किसी ने कुछ छाड़ दिया, किसी ने कुछ छाड़ दिया, उससे पाणिनि जी का बहुत, ग्रंथ का बहुत नुकसान हुआ है वास्तविकता में देखा जाए अगर। इसके लिए एक पुस्तक पढ़िएगा, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, उसमें देखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कितना काम किया है कि कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे पाणिनि जी ने जो जो चीजें देखी उनके बारे में ही वर्णन कर दिया है। तो उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से कुछ भी छोड़ा नहीं था उस समय। तो आगे इसको चलते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं ये 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी के, और बिल्कुल क्रमशः है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल उसी क्रम से 8वां अध्याय अष्टाध्यायी के दे रखे हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा एक हमारे सामने आती है, किम नाम व्याकरणम। देखिए व्याकरण जो पढ़ने का उद्देश्य है, व्याकरण किस लिए पढ़ी जाती है, व्याकरण पढ़ने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है। देखिए एक धातु से और प्रत्यय जोड़ करके बहुत सारे शब्द तैयार किए जा सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, क्या है, हर शब्द अच्छा नहीं होता है। ये पाणिनि जी ने देखा, क्योंकि उनके समाज में भी कुछ समय कुछ अराजक टाइप के लोग रहते होंगे, तो वो भी गलत शब्द प्रयोग करते होंगे, तो सारे शब्द तो अच्छे नहीं होते हैं। तो हम अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें, इसलिए येन शास्त्रेण साधवा शब्दा, मतलब साधु शब्दों का हम प्रयोग करना सीख ले। यही व्याकरण, शब्द तो पहले से ही विद्यमान है, ये शब्द शास्त्र कहा गया, इसका नाम शब्द शास्त्र ही था, पहले व्याकरण नहीं था। पर आप साधु शब्दों का प्रयोग सीख लें, इसके लिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। आप सुसंकृत शब्दों का प्रयोग सीख लें, इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। अपने बच्चों को व्याकरण पढ़ाना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल और इनफाइनाइट और पाणिनि जी का जो मतलब बियॉन्ड द माइंड है, मैं तो चैलेंज करता हूँ कोई भी तैयार करके दिखा दे, बहुत मुश्किल काम है। कैसे उन्होंने गूंथा है, आपको पढ़ना चाहिए। अष्टाध्यायी का एक एक सूत्र, ये कोई बोर करने वाला नहीं कि हाँ सारे किनारे से सूत्र लिखे हुए, नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजों से समेटी हुई है। आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, देखिए ये मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी के, जो अष्टाध्यायी व्याकरण के अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि की है। वार्तिक जो लिखे हैं अष्टाध्यायी भी वार्तिक लिखे गए हैं, कात्यायन है, ये त्रिमुनि कहलाते हैं। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। इसके बाद जो भाष्य लिखे गए हैं, ये महाभाष्य प्रदीप और महाभाष्य प्रदीप और द्योतः, ये सब इनके बारे में आपको जनरली सब जगह मिल जाता है। इसलिए मैंने नेट की पुस्तकें और यूजीसी की जो लगी हुई उनमें बहुत सारा इनके बारे में विवरण है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारे ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है वो अगले पेज पे है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्याकरण अध्ययन क्रमद्वयम्, 2 प्रकार से व्याकरण पढ़नी चाहिए। कैसे कैसे पढ़नी चाहिए,
पहला है काशिका क्रम, दूसरा है कौमुदी क्रम। काशिका क्रम कौन सी है? ये जो पाणिनि की जो क्रम है, मूल जो ग्रंथ है पाणिनि का, उस क्रम से अगर हम इसको पढ़ें तो इसको काशिका क्रम बोलते हैं। और जो भट्टोजी दीक्षित ने कौमुदी लिखी थी, उसके बाद जो कौमुदी के दूसरे ग्रंथ आए उनको लिखा गया, तो उनसे पढ़ेंगे। इसके बारे में कौन कौन सी कमियां हैं, त्रुटियां, मैं उनके बारे में ज्यादा विवरण नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने लिख दिया ऑलरेडी। आप लोग खुद देख लीजिएगा, कहीं पे भाष्य का विरोध है, कहीं पे सूत्रों की गड़बड़ी है, तो वो आप देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। देखिए, कशिका क्रम से अगर हम पढ़ना चाहें तो उसके कौन कौन से ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए। जो लोग अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ना चाहते हैं अष्टाध्यायी को, वो अष्टाध्यायी है, फिर प्रथमावृत्ति इसके पढ़े, फिर माधवी धातुवृत्ति पढ़ना चाहिए उनको, फिर वेदांग प्रकाश ग्रंथ पढ़ना चाहिए, फिर काशिका पढ़ने चाहिए, फिर महाभाष्य पढ़ना चाहिए। ये जो 3 ग्रंथ मैंने बीच में जोड़े हैं, गुरुजी बताया करते थे कि इन तीनों ग्रंथों को पहले पढ़ लेना चाहिए, काशिका के पहले भी, क्योंकि कई जगह विरोध पैदा होता है, तो इन तीनों से बहुत क्लियर होता है। और देखिए पाणिनि जी का कितना बढ़िया काम था। पाणिनि जी ने, जैसे ज्योतिषी जो होता है, जो जाते हैं आप पंचांग खोल लेता है कि भाई लाओ हम आपको 5 अंग जो है, तिथिवार करण नक्षत्र जो योग है उसके बारे में बताने लगता है। इसी प्रकार से हमारी व्याकरण का भी एक पंचांग है। क्या पंचांग है? सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि कोश, है ना, और लिंगानुशासन। ये पाणिनि जी 5 पंचांग लिख करके चले गए थे। ये ही पर्याप्त है व्याकरण के लिए। इसके अलावा इनको समझने के लिए बाकी के ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं, पर ये पर्याप्त ग्रंथ माने जाते हैं, है ना। तो पंचांग पाणिनि जी ने भी लिखा था, तो उसको भी हमें देखना है। अगला है कशिका हो गया। अगला है कौमुदी क्रम से हमें जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो हमारी प्रचलित है। लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, फिर प्रवण मनोरमा है, लघु शब्द शेखर है, महाभाष्यम है, इसमें प्रतिबोध जो टीका है इनकी, ये आप देख सकते हैं। अब देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा व्याकरण में अंदर एंट्री करते हैं। पहला है कि वर्ण जो है, वर्ण मात्रिका जो है, इसमें प्रायः पद समूह वाक्यम होती, पदों का समूह वाक्य कहलाता है। मुझे आज व्याकरण का परिचय देना था, इसलिए मैंने ऐसी स्लाइड तैयार की है। कुछ लोगों को व्याकरण जो है पहले से बहुत अच्छी आती होगी और कुछ को नहीं आती होगी, तो जो उनको बहुत अच्छी आती होगी उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनको छोटी छोटी चीजें सीखने की इच्छा होगी उनको और ज्ञान हो जाएगा, और बच्चे भी सीख लेंगे इससे। बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं आज। आगे चलते हैं, क्योंकि माताएं कई लेकर के बैठी हैं कि हाँ हम उनको पढ़ाएंगे प्रारंभ से। अगला है प्रायः पद समूह वाक्यम भवति। पदों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वाक्य जो है रामा गच्छति है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? अब अर्थबोधक वर्णों का समूह जो है वो पद कहलाता है, जैसे रामा। इसके बाद इसको भी तोड़ दीजिए, रामा को भी तोड़ दीजिए, तो रा, आ, मा और आ की जो है, तो ये वर्ण तैयार हो गए। तो यही जो वर्ण है जिनसे ये पूरा वृक्ष तैयार हुआ है, वाक्य रूपी वृक्ष तैयार हुआ है, इन वर्णों से, इसी के बारे में इनको वर्ण मात्रिका बोलते हैं। इसको कैसे अध्ययन करना है? तो वर्णों के 3 विभाग किए गए हैं। 22 स्वर है, व्यंजन 33 है और अयोगवाह 4 है। कुल अगर इकट्ठा कर लीजिए तो ये 49 वर्ण तैयार हो जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। सुरदीप जी, टाइम मुझे लग रहा ओवर हो रहा है, कहिए तो कंटिन्यू रखूं? जी अभी टाइम 9 बज रहा है, आप जैसा चाहें सर। जी ठीक है, मैं 5 मिनट और ले लेता हूँ। इसके बाद ये स्वर जो है ये 22 है। इसमें स्वयं राजन्ते इतिस्वरा, ये आप सब जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। स्वराह जो है 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मैंने चित्र मिला है जो मुर्गा होता है, इसके बारे में आया है हमारे ग्रंथों में उल्लेख कि मुर्गा जो है वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों बोलता है। कैसे? कुक्कू बोलता है, पहले कुक्कू, कुक्कू, फिर कुक्कू, फिर कुक्कू, है ना। तो जिसमें एक मात्रा काल का समय लगे उसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व बोलेंगे। जिसमें द्विमात्रा काल लगे उसको दीर्घ बोलेंगे, और जिसमें त्रिमात्रा काल का लगे इसको प्लुत बोलेंगे। वहां जो 4-4 लिखा है उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। तो आगे चलते हैं। जो स्वर है ये और 3 प्रकार से बांटे गए। कौन कौन से? उदात्त। एक बात मैं और बता दे रहा हूं आपको, पाणिनि जी ने गणपाठ पहले लिखा था, ये सभी लोग इस पर सहमत हैं। और क्या नाम है, ये धातु पाठ और जो सूत्र शैली है ये बाद में लिखी है। गणपाठ पाणिनि ने पहले लिखा था। और गणपाठ के लिए जो लोग आचार्य परंपरा से होंगे उनको पता होगा कि उदात्त, अनुदात्त स्वरित 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं। जैसे जो कोई जिन पे चिन्ह ना हो उनको उदात्त बोलते हैं, जिन पर जो है नीचे की लाइन हो, है ना, उनको अनुदात्त बोलते हैं,
और जो स्वरित होते हैं इन पे खड़ी लाइन होती है। जैसे देखिए वैदिक उदाहरण शन्नो मित्रा वरुणा, इसमें देखिए जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं ये है क्या है, ये जो खड़ी लाइनें हैं ये स्वरित है। और जो लेटे हुए लाइन लगी हुई है नीचे लगी हुई है इनको क्या बोलेंगे, इनको अनुदात्त बोलेंगे। जिन पे कुछ नहीं है उनको उदात्त बोलेंगे। जो हस्तचालन जानते हैं उनको पता होगा कि उदात्त में हाथ ऊपर उठाया जाता है, अनुदात्त में नीचे ले जाया जाता है, तो ये सब पता होगा। गुंग में क्या किया जाता है तो वो आचार्य परंपरा के लोग अच्छे से जानते होंगे। आगे चलते हैं, फिर से स्वरों के दो भाग किए हैं। कैसे, अनुनासिक और अनुनासिक। जो नाक की नासिका सहायन उच्चारण माना है, मतलब जिनको नाक की सहायता से बोला जाए उनको अनुनासिक बोलेंगे, जिनको नाक की सहायता के बिना बोला जाए, नाक काटनी नहीं है, नाक के बिना सहायता है, नाक होनी चाहिए, तो उससे उसको अनुनासिक बोलेंगे। अनुनासिक अब देख लीजिएगा, आपको मैंने 3 प्रकार के बताए ना स्वर। अब तीनों प्रकार से देखिएगा मैंने एक ही डायग्राम में फिट कर लिया। इसको देखिए, स्वर कितने हो गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तो आपने जान लिया था, मुर्गा बोलता है। इसके बाद इनके हर के 3 विभाग हो गए, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। इसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया, इसका भी उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया। इसके बाद हर एक उदात्त अनुनासिक भी होगा और अनुनासिक भी होगा। तो कुल देखिए आ ई उ री जो है ये 18 प्रकार से आ जाते हैं, इसी को फिट कर लीजिएगा। रे जो है वो 12 प्रकार से हो जाते हैं, ए ऐ ओ औ जो है 12 प्रकार से हो जाते हैं। ये व्याकरण के जो सामान्य विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा। ये व्यंजन जो है जो कुचु टू तुपु जो ये वर्ण होते हैं, इसमें जो है ये वर्गीय व्यंजन होते हैं, वो 25 होते हैं, मतलब इनका वर्गीकरण किया गया। अवर्गीय व्यंजन जो है वो 8 होते हैं, कुल 33 प्रकार के व्यंजन। अब देख लीजिएगा इसमें भी अनुनासिक अनुनासिक लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे कुछ समय कम है। आए हुआ 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको पते होंगे, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूली, उपदमानीय। ये मैं पीपीटी देखिए भेज दूंगा तो आप देख लीजिएगा, तो इसको सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा। सरल है, कोई कठिन नहीं है, साधारण से पढ़े जा सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। विसर्ग है, जिह्वा मूली है। इसमें क्या होता है, जो विसर्ग होती है उसको बीच से काट दिया जाता है। देखिए ऊपर चंद्रमा बन जाता है, नीचे बन जाता है ना। तो ये जिह्वा मूली उपदमानी दोनों आ जाते हैं। तो ये मैंने इसका पूरा चित्र बनाया है, इस चित्र को सुरक्षित कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, बगल में लिखे हैं सूत्र और यहाँ पे बना दिया है चित्र। कहाँ कहाँ से कौन सा आ रहा है, देखिए कंठ नीचे सबसे है, इसके बाद हनु है, ओष्ठ है, तो कहाँ से कौन बोला जाएगा, जिह्वा मूली है ना, वकार से दोष्ठम, इसके बाद अकुह विसर्जनीय कंठा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कैसे बोला जाएगा। स्निग्ध तालु होती है, स्निग्ध तालु कहाँ होती है देखिएगा, चित्र में समझ में आ जाएगा आपको। तो ये बड़ी मेहनत से चित्र तैयार किया गया, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। धातुएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ये मैंने अभी आपको बता चुके हैं। पाणिनि साक्षात उपदिष्टा धातुआ, पाणिनिना मतलब पाणिनि ने स्वयं जो साक्षात जिनको बताया है उनको क्या बोलते हैं, औपदेशिक धातु बोलते हैं। जिनका उपदेश किया है उसको धातु पाठ नाम की पुस्तक है, उसमें 1930 धातुएं जो है पुष्पा दीक्षित जी ने कलेक्ट की हैं। धातु पाठ नाम से एक अलग पुस्तक भी आती है, वरना उनकी जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें पहले भाग में दे रखी है, देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो आतिदेशिक धातुएं हैं, मतलब जिनको हम लोग प्रत्यय योजनेन सिद्धंति, जिनको प्रत्यय योजन के बाद बनाया जाता है, उनको आतिदेश धातु बोलते हैं। ये मैंने आपको सप्तविध प्रत्यय पहले ही बता दिया था। आगे ये सनादि प्रत्यय वगैरह है, प्रत्ययों के बारे में ये काफी अच्छा है। तो अभी असल में उतना समय नहीं है तो ये बना रखा है, तो इसको जो है अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो कार्यशाला है इसके लिए जो है मुझे लगा कि जो भी छोटी छोटी चीजें हैं मैंने व्याकरण में कवर करने का जो है प्रयास किया कि हाँ कवर हो जाए। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही कम समय में और व्याकरण का बहुत ही सुंदर आख्यान किया। समय का ज्ञान ही नहीं रहा कब 9 बज गए, और कार्यशाला अपने अंतिम चरण की ओर आ गई। अगर आप किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना हैंड राइज कर सकते हैं और आपका क्रम बाय क्रम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार महोदय। जी बताइए। ये जो व्याख्यान हुआ है इसका अपने रिकॉर्डिंग है सर क्या? इसकी रिकॉर्डिंग अभी YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी और आप देख लीजिएगा इसको।
और रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है कि आप लोगों को मिल पाए, और जो भी आपको पढ़ाया गया है इसकी पीपीटी आपको प्रॉपर ग्रुप में मिल जाएगी, और जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया जाएगा, उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आपको मिल जाएगी। असल में गूगल उसको ट्रांसक्रिप्ट करके अगले दिन भेजता है, तो ये अगले दिन ही आ पाती है रिकॉर्डिंग। तो कल प्रयास करके संभवतः शाम तक आ जाएगी, कल की क्लास में जुड़ेंगे उससे पहले पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक, सुरदीप जी। और किसी का कोई सर मुझे ये पूछना था, ये प्रातिपदिक समझ नहीं आया, क्या होता है ये? क्या बोला आपने? प्रातिपदिक सर, जैसे प्रकृति 3 प्रकार की बताई ना, धातु, प्रातिपदिक और सुबंत, तो ये प्रातिपदिक थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, प्रातिपदिक आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए मैंने अभी बताया ना, पुष्पा दीक्षित जी की पुस्तक में बहुत अच्छी परिभाषा, सबसे छोटी परिभाषा दे रखी है कि क्या नाम है, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं क्रिया को बतलाने वाले, एक होते हैं क्रिया को ना बतलाने वाले। मतलब क्रिया को बतलाएंगे, जाना, खाना, पीना, सोना, है ना, ये हो गया क्रिया को बतलाने वाला। लेकिन पुस्तक, मेज, घड़ी, पेन, ये क्या हो जाएंगे? क्रिया को नहीं बतला रहे हैं। कहाँ ये क्रिया हो रही है क्या, तो पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये शब्द क्या हो गए, ये प्रातिपदिक हो गए। और जो क्रिया को बतला रहे थे वो क्या हो जाएंगे, प्रकृति शब्द हो जाएंगे। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक बहुत अच्छा है, शायद पहले अध्याय के दूसरे पाद में, शायद 45वां सूत्र है लगभग, तो उसमें अर्थवत धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम, उसमें उन्होंने अर्थवत एक शब्द प्रयोग किया है। अर्थवत का मतलब क्या हुआ, अर्थ में मतु प्रत्यय जोड़ करके उन्होंने बताया है कि जिससे जो है विकृतियां उत्पन्न हो, जिसको बनाया जाए, पर उसमें अर्थ होना चाहिए उस शब्द में। अर्थ मतलब कैसे, मैं विकृतियां थोड़ा सा वो बात भूल गया। जैसे जो शब्द अर्थयुक्त हो, है ना, धातु नहीं होना चाहिए, प्रत्ययुक्त नहीं है, इसमें भी अपवाद है, आगे तो हम आपको बताएंगे। तो यही प्रातिपदिक अभी छोटा छोटा समझ लीजिए कि जो शब्द क्रिया को नहीं बतलाते हैं उनको प्रातिपदिक बोलते हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, बहुत ही सुंदर आज का इस सत्र का उद्घाटन सत्र रहा है, इस वर्कशॉप का, कार्यशाला का। और निश्चित रूप से इसमें काफी गुरुजन भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय नवलता मैडम भी हैं, आशा रानी पांडे मैडम भी थी, हमारे वर्तमान संस्कृत के कन्वीनर प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी हैं, और हमारे अनुराग दीक्षित। केवल मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ, कोई शंका या कोई प्रश्न, ऐसा कोई विषय नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अंशुल दुबे है और मैं औरैया तिलक महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। और मुझे जैसी लिंक मिली तो मैंने कहा इसको तुरंत ज्वाइन किया जाए। यद्यपि इसके पूर्व भी एक 7 से 8 तक मैं ऑनलाइन सेशन में जुड़ा हुआ था, जो बनारस से चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान से चल रहा था सेशन, और उसके बाद तुरंत मैं यहाँ आ गया। एक तो इसमें प्रस्तुतिकरण की शैली बड़ी अच्छी है। ये जो पीपीटी है ये कोई दिखावा नहीं है, ये आपके सेशन को रोचक बनाती है और व्यक्ति को स्क्रीन देखने को मजबूर करती है कि आप पेन लें और अपनी डायरी में कुछ नोट करें। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और दूसरा ये कि कार्यशाला में जो भी लोग जुड़े हैं, कल मैं और भी लोगों को कोशिश करूंगा कि लिंक पहुंचाऊं। आज इस बीच में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर सर्वेश सांडिल जी, मैंने उनको जैसी लिंक भेजी, 15 मिनट बचा था, वो तुरंत सेशन को ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कि आप देखिए, कुछ आपको नया मिलेगा। अल्टीमेट हम सब पढ़ने पढ़ाने से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ शैली मिल जाए उसको भी सीख लें। तो एक मैं ये और आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में कुछ टेस्ट रखा जाए, भले ही सेशन 50 मिनट 40 मिनट चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या सीखा ये हम अगर वर्चुअल माध्यम से एक गूगल सीट में 5 सवाल 10 सवाल डाल दें और मल्टीपल चॉइस हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो इनसे डेली करवाएं, मतलब 2 ही दिन अपना वीक में होना है, या दोनों दिन की कंबाइंड टेस्ट हम करवा लें। ये कार्य अगर हम कर ले गए तो जो उसका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगिता है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। मतलब वो 2+2 नहीं होगी, वो 2 दूनी 4 होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी जुड़े हुए हैं सभी निश्चित रूप से बहुत ही पेशेंस को लेकर इस समय जुड़े हुए हैं, और जब भी हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो समय देना पड़ता है। बस यही मेरी अंतिम बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपका सेशन। अंशुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही योग्य व्यक्तित्व के धनी है। और अभी हाल ही में मुलाकात हुई, तब मैंने जाना उनके बारे में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहीं से डॉक्टरेट किया है, और बड़ी अच्छी पकड़ है, भागवत प्रवक्ता भी हैं और काफी कार्य कर रहे हैं।
और इनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं भी गुरुजनों से कुछ सीख रहा हूँ, जो भी आता था वो आपके बीच में रखा। और कार्यशाला का समापन मुझे पूरा कर देना चाहिए क्योंकि कल भी है। सुरदीप जी। जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर के इस कार्यशाला में सहयोग किया और पुनः कल इसी समय मिलते हैं आप सभी को और इसी के साथ एक आपका मिनट पुनः जरा अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं। जी। नवलता मैडम की तरफ से बार-बार हैंड रेज का वो सिंबल बन के आ रहा है, पूछ लें क्या? अरे भाई धोखे से हो गया, रास्ते में है ना। अच्छा ठीक है मैडम, कहीं उंगली दब गई होगी। ठीक है जी मैडम, प्रणाम मैडम। प्रणाम। ठीक जी, पुनः कल इसी समय पर मिलते हैं और आज की कार्यशाला को समाप्त कर रहे हैं यहीं पे और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद, नमः संस्कृताय।